हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इससे पहले चैप्टर नंबर 3 हमने स्टडी कर लिया। उसके काफ़ी सारे वीडियोस मैंने आपको बना करके दिए जिसमें आपने नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स को स्टडी किया था। आज से हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नॉर्मली अगर हम बात करें मेथड्स की, तो मेथड्स माने तरीके, मींस नेशनल इनकम निकालने के कौन कौन से तरीके हैं। इससे पहले जब मैंने आपको नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट चैप्टर मैंने बताया था, तो उसमें बहुत सारी चीजें मैंने डिस्कस आपसे की थी और ये चैप्टर आपको बहुत इजी होने वाला है अगर आपने वो सारे वीडियोस मेरे ऑलरेडी देखे हुए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उन वीडियोस को एक बार जरूर देख लें। ये मेरा सजेशन है, क्योंकि उसमें जो पॉइंट्स मैंने बताए हुए हैं उन पॉइंट्स को मैं इस चैप्टर में इन वीडियोस में यूज भी करूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आप वो वीडियोस देख लेते हैं तो फिलहाल नेशनल इनकम के मेथड्स कितने हैं, उन मेथड्स को किस तरीके से हमको अप्लाई करना है, ये सारी चीजें हम इन वीडियोस में देखेंगे। तो नेशनल इनकम जो कि देखा जाए एक कंट्री की इनकम माने कि एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना भी हमने इनकम जनरेट किया, मींस कि जो भी हमारा इंडियन मैप है उसके अंदर हमने जो भी इनकम हमने जनरेट की, एज वेल एज हमने वो इनकम भी इसमें काउंट की जो हमने आउटसाइड जाकर के अर्न की थी। खैर, जीडीपी इसको बोलते हैं। जीडीपी माने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये हमेशा मार्केट प्राइस पे लिया जाता है, एट मार्केट प्राइस। लेकिन जब हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं तो नेशनल इनकम को एनएनपी एट एफसी से डिनोट करते हैं, मान नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो ये आप एक बार दोबारा से इनको देख लें। फिलहाल बात करते हैं नेशनल इनकम निकालने की। तो नेशनल इनकम जो कैलकुलेशन करना है ये कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं करता, इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसको सीएसओ बोलते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस। तो ये जो ऑफिस है ये हमेशा पूरे कंट्री का सर्वे करके, पूरे कंट्री के डेटा का सर्वे करके और नेशनल इनकम को बताता है, वो भी पर्टिकुलर एक अकाउंटिंग पीरियड में, माने एक अकाउंटिंग ईयर में जितनी भी इनकम हुई, उस सब इनकम को क्या कहते हैं, जीडीपी एट एमपी। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसको निकालने के कितने तरीके हैं। तीन मेथड है इसको निकालने के, नेशनल इनकम काउंट करने के, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। इन तीनों मेथड में हालांकि कोई सिमिलरिटी नहीं है, अलग अलग है सारे मेथड, लेकिन आप तीनों में से किसी भी मेथड को अगर अप्लाई करते हैं तो आपका आंसर लगभग सेम ही आता है, आपका जो आंसर आएगा वो सेम ही होगा। तो आज हमारे पास पहला मेथड है वैल्यू एडेड मेथड। मैंने जैसे आपको बताया तीन मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें पहला मेथड उठा रहा हूँ वैल्यू एडेड मेथड, जिसका दूसरा नाम प्रोडक्ट मेथड या नेट प्रोडक्ट मेथड भी इसको कह देते हैं। ठीक है, तो नाम देख करके मत घबराइएगा कि इसका कैसे नाम अलग हो गया। तो वैल्यू एडेड मेथड का मीनिंग क्या होता है, जैसा कि नाम से दिख रहा है कि जितनी भी हमारी प्रोड्यूसिंग यूनिट है वो प्रोड्यूसिंग यूनिट एक एक करके जब भी प्रोडक्ट को बनाती हैं तो उस प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ वैल्यू चेंज करती हैं। आप ये समझिए कि कुछ ऐसे प्रोसेसिंग वाले गुड्स होते हैं जो फर्स्ट यूनिट का फाइनल प्रोडक्ट है, लेकिन वही फाइनल प्रोडक्ट सेकंड वाली यूनिट के लिए एक रॉ मटेरियल है। ऐसे ही जो सेकंड वाली यूनिट है उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो थर्ड वाली यूनिट का रॉ मटेरियल है। और इसके बाद का जो यूनिट है उसके लिए, जो थर्ड वाली यूनिट है उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो फोर्थ वाली यूनिट के लिए हो सकता है कि वो रॉ मटेरियल हो। मींस कुल मिला के ये एक ऐसी चेन है जिसमें कि कंटिन्यूएशन में हम वैल्यू एडिशन करते हैं। मींस एक सेक्टर उसको फाइनल करता है तो सेकंड वाले उसको यूज करके कुछ और उसमें एडिशन वैल्यू के एडिशन करता है, मान लो उसकी और वैल्यू बढ़ाता है, थर्ड वाला और उसकी वैल्यू बढ़ाता है, तो धीरे धीरे इसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट होता है। जैसे आपने देखा होगा कि एक कारपेंटर क्या करता है, कारपेंटर मार्केट से वुड लेके आया, वुड जो कि एक फाइनल प्रोडक्ट है टिम्बर मर्चेंट के लिए, वो उससे वुड लेके आया, उसने उसको फॉर्म यूटिलिटी को चेंज किया, चेंज करने का उसने उसको बेचा। थर्ड जो वो शोरूम में पहुंचा, शोरूम में उसने पेंटिंग की, उसको पैकिंग वगैरह किया, तो उसकी और थोड़ी सी उसने वैल्यू ऐड कर दी। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, और भी एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे
ये मैंने एक टेबल ली हुई है, प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस दिए हुए हैं मैंने पहले कॉलम में, मैंने वैल्यू ऑफ आउटपुट लिया हुआ है, आईसी माने इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन, एक ही बात है, थर्ड कॉलम में लिया हुआ है, और कितनी इन्होंने वैल्यू एड की है वो मैंने फोर्थ कॉलम में लिया हुआ है, फोर्थ कॉलम है। जैसे फर्स्ट है मैंने फार्मर लिया, फार्मर क्या करता है कि वीट का प्रोडक्शन करता है, गेहूं उगाता है, गेहूं उगाता है और अपने मार्केट को अपने गुड्स को माने वीट को वो 600 रुपए में बेचता है। लेकिन सोचो जरा कि उसने जो वीट कल्टीवेट किया उसके लिए उसने मेहनत की, लेकिन मेहनत के साथ साथ उसने उसको वीट को उगाने के लिए सबसे पहले उसका सीड यूज करा होगा, उसने उसमें बीज लगाया होगा, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इरिगेशन, काफी सारा उसने खर्चा किया होगा। मैंने माना कि उसने जो सीड वगैरह फर्टिलाइजर पे जितना भी एक्सपेंडिचर किया वो 200 रुपए का एक्सपेंडिचर किया था, तो इसने 200 रुपए की वैल्यू को बेच कितने में रहा है, 600 रुपए में, तो इसने नेट कितनी वैल्यू ऐड की, इसने 400 रुपए की नेट वैल्यू ऐड कर दी। नेक्स्ट, अब ये जो गेहूं है फार्मर के लिए फाइनल प्रोडक्ट है, लेकिन जब ये फ्लोर मिल के लिए माना आटे मिल के लिए जब ये अप्लाई होगा तो एज ए रॉ मटेरियल होगा, क्योंकि फ्लोर मिल आटा मिल बिना गेहूं के आटा नहीं बना सकती है, तो ये फ्लोर मिल के लिए क्या होगा, रॉ मटेरियल होगा। सपोज दैट कि इसने जो 800 रुपए में जो गेहूं लिया था उसको 800 रुपए में बनाकर आटा बनाकर उसको बेचा, ठीक है, तो ये इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट है 800 रुपए। लेकिन इसने जो 800 रुपए का जो आटा बेचा उसके लिए गेहूं कितने का खरीदा था फार्मर से, वही 600 रुपए का खरीदा था। गेहूं कितने का खरीदा था, 600 रुपए का खरीदा था, ठीक है, तो इसने 600 रुपए की फॉर्म यूटिलिटी चेंज करके इसमें कितनी वैल्यू ऐड करी, 200 रुपए की वैल्यू ऐड कर दी। अब ये आटा ले गया बेकर, बेकर बेकर इसके लिए ब्रेड बनाने के लिए सेव ब्रेड बनाएगा, ठीक है ना, ब्रेड बनाने के लिए इसने फ्लोर मिल से आटा खरीदा, कितने में खरीदा, 1000 रुपए में खरीदा, ठीक है, माने 1000 रुपए में इसने बना के तैयार किया और 1000 में इसने आटा बेचा किसको, शॉपकीपर को, लेकिन इसने जो 1000 में बेचा उसके लिए इसने गेहूं का आटा खरीदा कितने का था, 800 रुपए में खरीदा था, ठीक है, तो इंटरमीडिएट कॉस्ट का मतलब है रॉ मटेरियल, मैं चार्ट में आपको बताऊंगा, एक बार टेबल आप पहले देख लीजिए, ठीक है, तो ये 800 रुपए का इसने लिया तो इसने कितनी वैल्यू ऐड की, इसने अगेन 200 रुपए की वैल्यू ऐड की। अब ये शॉपकीपर ने बना करके इसका ब्रेड खरीद लिया बेकर से और उसको कस्टमर को भेज दिया, कंज्यूमर को भेज दिया, जो उसका फाइनल कंजम्पशन करेगा, जिसके बाद ब्रेड का एग्जिस्टेंस खत्म होने वाला है, कितने में खरीदा, 1200 रुपए में। हम लोग बिना ब्रेड सुबह बिना ब्रेड के तो हमारा दिन ही नहीं निकलता है ना, तो 1200 रुपए का हमने ब्रेड खरीदा, हमने खरीदा, लेकिन ये शॉपकीपर ने बेचा, तो ये इसकी कितनी वैल्यू आउटपुट है, 1200 रुपए। तो टोटल यहाँ पर जो है इसने खरीदा कितने में था, ये बेकर से 1000 रुपए में खरीदा था, तो इसने कितनी वैल्यू ऐड करी, 200 रुपए। तो फाइनली अगर मैं वैल्यू एडेड की बात करूं तो इसने कितनी वैल्यू ऐड करी, इसने टोटल 400 200 200 200 माने 1000 की वैल्यू ऐड की, या इसको वैसे भी निकाल सकते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसका मैंने फॉर्मूला एक होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है, इस तरीके से आपको फॉर्मूला बनाना आ गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। चलिए, तो इसकी मीनिंग आपको डेफिनेशन क्लियर होगी, डेफिनेशन क्या मैंने अभी बताई थी, इट मींस द नेशनल इनकम इन द टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर प्रोड्यूसिंग यूनिट ने जितनी भी वैल्यू एडिशन की उस सब के समेशन को हम कहते हैं वैल्यू एडिशन मेथड या नेशनल इनकम, ठीक है। ये जो भी मैंने आपको टेबल समझाई, इस टेबल के लिए मैंने एक चार्ट के थ्रू इसको समझाने की कोशिश की है, इस चार्ट को आप एक बार समझ लें, अगर ये आपके चार्ट समझ में आया तो बहुत ही इजी हो जाएगा वैल्यू एडेड मेथड, बिल्कुल चुटकी बजाने जैसा आसान हो जाएगा, बहुत आसानी से इसको करोगे। चलिए इसको समझ लेते हैं एक बार, ग्रॉस वैल्यू एडेड जिसको जीबीए एंड एमपी माने ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये हमेशा किस पे होती है, मार्केट प्राइस पर होती है। इसका फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन आप लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैल्यू ऑफ आउटपुट, आउटपुट का मतलब होता है सेल, हमने कितनी सेल की, तो इसको वैल्यू ऑफ आउटपुट को नोट करते हैं सेल से, और ये सेल्स को मैंने समझाया हुआ है कि सेल्स क्या है, ये वो वाली सेल है इफ इंटायर आउटपुट इज सोल्ड इन ए ईयर, मींस कि अगर हमने पूरे का पूरा जो सेल है, जो जो भी हमने आउटपुट किया था, जितना भी प्रोडक्शन था, वो सारा प्रोडक्शन हमने ड्यूरिंग द ईयर सेल कर दिया, कुछ भी बचाया नहीं, माने कि अपने गोडाउन में झाड़ू मार दी हमने, जो भी था हमने सब कुछ बेच दिया, इस तरीके से, ठीक है, तो सेल्स। अब इस सेल्स को एक और समझ लीजिए, इस सेल्स में हमारी दोनों सेल इन्वॉल्व है, कौन कौन सी,
इसमें हमारी डोमेस्टिक सेल भी इंक्लूड है, एज वेल एज अगर हमने एक्सपोर्ट किया है तो वो भी इसमें शामिल है, ठीक है ना। तो आप सेल्स का मतलब केवल सेल्स को आपको देखना है, सेल्स में चाहे मैंने अपने घर में की हो, माने चाहे मैंने कंट्री के अंदर की हो या मैंने कंट्री से बाहर की हो, मुझे सेल्स से मतलब है। ये हो गया सेल्स इफ एंटायर आउटपुट इज शेयर्ड इन अ ईयर। अब कभी कभी ऐसा भी होता है और नॉर्मली ऐसा होता ही है कि हम जितना भी स्टॉक लेके चलते हैं वो पूरा स्टॉक पूरा आउटपुट सेल नहीं होता, कुछ ना कुछ स्टॉक बच जाता है। तो उस कंडीशन में फॉर्मूला बनता है इसका, सेल्स की जगह यूज करेंगे सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक। डेल्टा माने चेंज इन स्टॉक, क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा बोलते हैं, माने चेंज इन स्टॉक, स्टॉक में जो चेंज हो रहा है ध्यान रखेंगे। तो सेल्स है हमारी, और डेल्टा स्टॉक कैसे निकालेंगे, डेल्टा स्टॉक निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। भाई ये हमने क्यों करा ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, भाई क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है कि वो स्टॉक जो मेरे पास अभी बिकने से रह गया, ठीक है। और ओपनिंग स्टॉक कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक वो स्टॉक है जो मेरे पास एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर था, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब कितना मैं लेके चला था, बाकी का मेरा बच गया, इतना बच गया, इतना लेके चला तो बाकी तो मेरा बिक गया होगा ना, सेल हो गया होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस होता है डेल्टा स्टॉक। क्लियर है। चलिए ये क्या है, इफ सम आउटपुट रिमेन अनसोल्ड इन द ईयर, ये तब कंडीशन है जब कोई गुड्स बिकने से रह जाता है, हमारे क्लोजिंग स्टॉक बचता है, और ये उस कंडीशन में जब पूरी का पूरा एंटायर स्टॉक आउटपुट सेल हो जाता है। इन दोनों को ध्यान रखेंगे, या तो सेल लेंगे और या सेल प्लस डेल्टा स्टॉक लेंगे, दोनों में से एक चीज लेनी है। अगर पूरा गुड्स बिक चुका है तो सेल्स लेनी है, पूरा गुड्स नहीं बिका है तो सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक, और डेल्टा स्टॉक निकालने का फॉर्मूला क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये क्लियर हो रहा है आपको। बात कर रहे थे इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कॉस्ट माने परचेज, परचेज में शामिल है आपका वो परचेज जो मैंने कंट्री के अंदर से गुड्स खरीदा है, और वो भी इसमें शामिल है जो मैंने इंपोर्ट किया है, मैंने दूसरे कंट्री से अगर मैंने कुछ परचेज किया है तो वो इस परचेज के अंदर शामिल है। ध्यान रखेंगे इस परचेज में क्या शामिल है, वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर ऑफ इनपुट्स। अपने दिमाग को बिल्कुल बोर्ड पर ले आइए इस समय, परचेज में लेके आ रहे हैं वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स। अब ये नॉन फैक्टर, फैक्टर्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कौन कौन से फैक्टर थे, जल्दी इसको रिप्लाई कर दो। कौन कौन से फैक्टर होते हैं, फैक्टर होते हैं चार, कौन कौन से, लैंड, मेरे साथ बोलो, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये चार होते हैं। इन चारों को शामिल नहीं करना परचेज में या इंटरमीडिएट कंजम्पशन में, बल्कि हमको नॉन फैक्टर लेने हैं। नॉन फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं मैंने वो लिख दिए आपके लिए। प्राइमरीली वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल जो कि नॉन फैक्टर है, फ्यूल और पावर, ये सारे नॉन फैक्टर है। क्लियर है। इसमें देखो ये मेरा आउटपुट चल रहा था, ये इंटरमीडिएट कॉस्ट चल रहा था, फॉर्मूला था वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसको करने के बाद में जो भी निकल के आएगा वो जीबीए एट पीएस। पीएस क्या है आपका, प्राइमरी सेक्टर, माने जो भी ग्रॉस वैल्यू एडेड हुई किसने, प्राइवेट प्राइमरी सेक्टर ने की। जीबीए एट एसएस, एसएस माने सेकेंडरी सेक्टर, और जीबीए एट टीएस माने टर्चरी सेक्टर। अब आप कहो, आपको पता तो होगा ये प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्चरी सेक्टर कौन से होते हैं। प्राइमरी सेक्टर जस्ट लाइक एग्रीकल्चर, जो भी कोई प्राइमरी लेवल पर कोई भी गुड्स का प्रोडक्शन करती है, प्राइमरी, उससे पहले कुछ भी नहीं। दूसरा है आपका एसएस माने सेकेंडरी, इस पर आता है इंडस्ट्री, जो प्राइमरी सेक्टर से गुड्स को लेकर के उसकी फॉर्म यूटिलिटी में चेंज करके गुड्स बनाती है, इंडस्ट्री। थर्ड है आपका टर्चरी सेक्टर, जो कि इन दोनों को, एग्रीकल्चर को और एसएस सेकेंडरी सेकेंडरी इसको इंडस्ट्री को सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्चरी सेक्टर, इन तीनों के जितना भी जीबीए है उन सबका समेशन, इसी को तो कहते हैं जीडीपी एट एमपी। ये क्या निकल गया, क्या जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी कह सकते हैं, या इसको हम जीबीए एट एमपी भी कह सकते हैं, डोंट बी कंफ्यूज्ड। जीबीए एट एमपी बोल देते हैं, एक ही बात है, चाहे जीबीए ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कह दे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस कह दे, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं इसकी कि ये हमारा निकल के आ गया जीडीपी एट एमपी। अब हमको निकालना है एम एन पी एट एफ सी, ये निकालना है। चलो ऐसे समझ लेते हैं, जैसे पहले हमने एक बार बताया था, आपको रिवाइज हो जाएगा। जीडीपी एट एमपी मुझे दिया हुआ है, मुझे कहाँ पहुंचना है, मुझे एन एम पी एट एफ सी पे पहुंचना है। तो पहले क्या करना है, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए मैं क्या करूंगा, माइनस डेप्रिसिएशन। याद आ रहा है आपको, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो जरूर आपको समझ में आ रहा होगा। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे एन एफ आई ए,
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, फॉर्मूला इसका पता था, फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, वो आपको ऑलरेडी पता है। प्रोडक्ट हमारा प्रोडक्ट ही है, मार्केट प्राइस से फिक्स कॉस्ट में फैक्टर कॉस्ट में निकालने के लिए क्या करेंगे, इससे इसमें माइनस कर दीजिए एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसका फॉर्मूला क्या था, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, तो ऐसा आप कर लोगे तो फॉर्मूले की फॉर्म में जल्दी से लिख दो उसको, तो एन एन पी एट एफ सी निकालने का फॉर्मूला है जी डी पी एट एम पी माइनस डेप्रीसिएशन प्लस एन एफ आई ए माइनस एन आई टी। ऐसा कर देंगे तो एन एन पी एट एफ सी निकल के आ जाएगा। क्लियर है, सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है, तो अगर आपको क्लियर ये हो चुका है तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए एक और जल्दी से बनाऊंगा, जिसमें आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने होते हैं इस मेथड में, और एक प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होती है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको वैल्यू एडेड मेथड क्लियर हुआ होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आपको दे रखे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन को ट्राई करिए, मैं भी आपको समझाऊंगा किस तरीके से करना है। ठीक है, और अगर वीडियो समझ में आ गया है तो प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।